Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बार बार मुस्लिम लॉ के बारे में जानना चाहते थे, तो मुस्लिम लॉ की सीरीज को शुरू करते हैं और मुस्लिम लॉ के बारे में ही जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले, जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं कि मुस्लिम लॉ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें पढ़ने चाहिए और जो वहां पर पूछे जाते हैं, ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर अप हो सके। तो सबसे पहले हमें वही सिलेबस को जानना होता है और सिलेबस के अंतर्गत भी कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। मैं हर बार अपनी वीडियो को बनाने से पहले ये बातें बतलाता हूं। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को शुरू करने से पहले, मुस्लिम लॉ की वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने से पहले भी आज उन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लॉ में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए समझ लेते हैं मुस्लिम लॉ में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इनमें से सारे क्वेश्चन आपको मिलने ये तय है बिल्कुल। तो ध्यान से इसे समझ लीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको इजी हो जाए। जो जो चीजें मैं बतलाऊंगा वो आप समझ सके, किस तरीके से आपको मुस्लिम लॉ को पढ़ना है ये भी आपकी समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें एक स्टूडेंट को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। एलएलबी या बीएलएलबी के छात्रों के लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाता है, और जो और कॉम्पिटिशन्स में है उनमें भी अक्सर यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आता है हु इज मुस्लिम। मुस्लिम के बारे में बताया गया है, उसके बारे में वीडियो बनाई गई है, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं कि कौन मुस्लिम होगा, किस तरीके से डिफाइन किया गया है अंडर मुस्लिम लॉ। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको 20 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर आप देखेंगे कि ये 3 संप्रदायों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, शिया, सुन्नी और मुतजिला, और 4 कालखंड इसके डेवलपमेंट के वहां पर बतलाए गए हैं। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का, यानी कि मुस्लिम लॉ किन स्रोतों से निकलकर बना है, क्या क्या इसके पीछे सोर्सेज है। तो वहां पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज पढ़े हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। वीडियोस में भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या कहते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अक्सर 20 मार्क्स में बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर पढ़कर जाएं। साथ ही स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करूं तो यहाँ पर शिया और सुन्नी 2 संप्रदाय है, और दोनों संप्रदायों में फिर दोबारा एक स्कूल बट गए। जो स्कूल यहाँ पर देखने को मिलते हैं असना अशरिया, इस्माइलिया और जैदिया, 3 स्कूलों में शिया संप्रदाय बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और सुन्नी संप्रदाय 4 स्कूलों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, हनफी, मलिकी, शफी और हनबली। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 7 स्कूल पढ़ने को मिलते हैं। तो स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन 10 मार्क्स में अक्सर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज की बात करूं तो इसे निकाह के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लॉ में निकाह के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके काइंड्स यानी कि कितने प्रकार का निकाह होता है। तो हमें देखने में आता है कि मुस्लिम लॉ में अक्सर 2 तरीके के विवाह मैरिज दिखाई जाती है, एक निकाह और एक मुता, यानी कि एक परमानेंट तरीके से माना जाता है और एक टेम्परेरी तौर पर माना जाता है। तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। मुस्लिम मैरिज के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, तो साथ ही बने रहिएगा। उसके बाद, क्योंकि 20 नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा ही जाता है, तय है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद आता है डोवर। डोवर मीन्स मेहर। मेहर का मतलब होता है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि मेहर जब एक तरीके से मुस्लिम लोगों में शादी की जाती है तो लड़की को कुछ सामान दिया जाता है जिसे मेहर बोला जाता है लड़के वालों की तरफ से। ठीक, तो यहाँ पर उसी को मेहर बोला जाता है, डॉवर बोला जाता है। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ डॉवर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेहर मुसम्मा, मेहर मिस्ल, मेहर मुअज्जल और मेहर मुवज्जल। और ये दोनों तो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से अक्सर डिफरेंसेस के तौर पर 4 नंबर में या 10 नंबर में अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज डॉवर का या मेहर के नाम से एक क्वेश्चन 20 नंबर का आपके एग्जाम में बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बात
बात करेंगे आगे। उसके बाद आता है मुस्लिम डाइवोर्स, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज किस तरीके से हो सकता है, मुस्लिम मैरिज का विघटन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी मुस्लिम डाइवोर्स का प्रावधान रखा गया है। तो दो तरीके से प्रावधान जनरली यहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग और एक लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि कोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो दो तरीके से यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उसमें भी तलाक के प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं। मुस्लिम लॉ में अगर हम बात करें तो 3-4 तरीके से यहाँ पर तलाक देखने को मिलता है, जैसे तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत और तलाकुल बैन। और उसके बाद अगर तलाकुल सुन्नत की बात करूं तो फिर दो तरीके से डिवाइड हो जाता है, तलाक हसन और तलाक हसन। तो वहां पर उसकी भी बात करेंगे जब इस क्वेश्चन पर आएंगे, तो डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो तलाक जरूर याद रखिएगा, जरूर पूछा जाता है, या तो यहाँ से आपका कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 4 नंबर में या 10 नंबर में, या फिर ये टोटल क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है एक इद्दत। इद्दत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, जो 10 नंबर में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इद्दत की क्या क्या कंडीशंस है, वो यहाँ पर डिस्कस करने को मिलेंगी। उसके बाद आता है शरीयत एक्ट 1937। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी 10 मार्क्स में या 4 मार्क्स में इसके प्रोविजंस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। वक्फ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वक्फ का। वक्फ आपके एग्जाम में अक्सर 10 या 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो वक्फ के जो प्रोविजंस हैं, क्या वक्फ का कार्य होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके प्रोविजंस है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 10th नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिबा और गिफ्ट, यानी कि यहाँ पर दान के बारे में बात की गई है कि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत दान को किस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से मुस्लिम व्यक्ति दान कर सकता है, कितने तरीके से कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, क्या उसके प्रोविजंस है। तो वहां पर हिबा यानी कि दान बोला जाता है, या फिर गिफ्ट, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसे यहाँ पर मुस्लिम लॉ में हिबा बोला गया है। ठीक, उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट एंड गार्जियनशिप, जहां पर अभिस्वीकृति की बात की जाती है। अक्सर 10 या 20 नंबर में, या एक्नॉलेजमेंट 4 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है, लेकिन गार्जियनशिप के साथ जब जुड़कर क्वेश्चन आता है तो 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो अभिस्वीकृति और सक्सेशन एक तरीके से उत्तराधिकार के बारे में यहाँ पर जानेंगे, किस तरीके से मुस्लिम लॉ इसका उत्तराधिकारी या गार्जियनशिप संरक्षितता और अभिस्वीकृति के बारे में बातें करता है। फिर जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्यूबेरिटी। एज ऑफ प्यूबेरिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 मार्क्स में या 10 मार्क्स में यहाँ पर पूछा जाता है। और इस प्रिंसिपल को यहाँ मुस्लिम लॉ में आप ख्याल उल बुलूग के नाम से अक्सर जानेंगे भी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन प्रीएम्पशन का आता है, जो हक शुफा के नाम से आप जानते भी हैं, या पूर्व क्रय अधिकार, अक्सर 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे के पूरे मुस्लिम लॉ में किस तरीके से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को समझने के बाद आपके माइंड में सेटअप हो गया होगा कि मुस्लिम लॉ को किस तरीके से पढ़ना है, और इसके बाद मुस्लिम लॉ आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मेरे से ये कह रहे थे कि मुस्लिम लॉ को पढ़ने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे इस रिगार्डिंग। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपको ये जो जेन्युइन, जो ओरिजिनल चीजें हैं, वो इसके बारे में पता लग सके और आपकी स्टडी में हेल्पफुल हो सके, ताकि आप आराम से घर बैठकर इन वीडियोस के माध्यम से पूरे के पूरे लॉस को समझ सके। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोगों से ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेजेस कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।